नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के भीतर जो सबसे बड़ी इनसाइड वॉर है, अंदरूनी जंग है, उस पर तो मैं आज खुलासा करने जा ही रहा हूं और ये भी बताने जा रहा हूं कि पिछले साल 4 जून के बाद ये इनसाइड वॉर फाइनल स्टेज पर पहुंच रही थी। इसका जो वॉर रूम था, जहां से जंग लड़ी जा रही थी, वो ये इमारत है, बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय। और यहां पर निशाने पर थे ये साहब, योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। और यह भी मैं बताने जा रहा हूं आज कि ये जो जंग फाइनल स्टेज पर है, इसमें फाइनली कौन जीतने जा रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जरा सोशल मीडिया पर जो इस वक्त सुर्खियां चल रही हैं, कई दिनों से चल रही हैं, मुद्दत से चल रही हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कम से कम ये पता लग जाएगा कि जंग का आधार क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो चैनल है वो लिख रहा है कि क्या योगी हो गए हैं मोदी से भी पॉपुलर। सीधे सीधे मोदी को चैलेंज, योगी का, मोदी से ज्यादा पॉपुलर हैं योगी। अगली खबर देखिए, ये कह रहे हैं कि साहब इस देश में सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ हैं। ममता बनर्जी से ज्यादा हैं, स्टालिन से ज्यादा हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से भी ज्यादा हैं, कोई इनके आसपास नहीं। नंबर 1 सीएम योगी आदित्यनाथ। और फिर योगी के समर्थक हैं, ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, योगी कैन बी नेक्स्ट पीएम, योगी कैन बी नेक्स्ट पीएम। अब एक और मीडिया आउटलेट देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि नंबर 1 पर तो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, नंबर 2 पर उनके खास चाणक्य अमित शाह खड़े, लेकिन नंबर 3 पायदान पर योगी आदित्यनाथ हैं। और सिर्फ अब एक ही बैरियर है, नंबर 2, नंबर 1 बनने में देरी नहीं है मिस्टर योगी आदित्यनाथ को। और यहां पर जो भाजपा के आप कह सकते हैं कट्टर हिंदू समर्थक हैं, ये तो सीधे सीधे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, योगी आफ्टर मोदी, मोदी के बाद योगी, यानी शाह की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, बीजेपी का ये जो सत्ता संघर्ष है, सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष है, इसकी इनसाइड वॉर बीजेपी के भीतर लड़ी जा रही है। और एक ऐसी लड़ाई है पब्लिक परसेप्शन की, जो सोशल मीडिया, अखबार और गोदी मीडिया में लड़ी जा रही है, जहां गुजरात लॉबी अपने पक्ष को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है और उधर योगी की जो लॉबी है वो भी अपना पक्ष जो है सबके सामने रख रही है। लेकिन जो इनसाइड व्यू है, पार्टी के भीतर की जो बात है, आज मेरी कई वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई जो बीजेपी में से हैं या कुछ पत्रकार हैं। उनका ये कहना था कि देखिए, पब्लिक परसेप्शन पे मत जाइए कि बाहर क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। सच्चाई ये है कि मोदी ही तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और मोदी सबसे पहले अपना रिटायरमेंट तय करेंगे। ना आरएसएस की लॉबी कुछ कर पाएगी, ना है पार्टी में तो सवाल ही नहीं है। जो इस वक्त सच्चाई है कि मोदी एक डिक्टेटर की तरह इस देश पर राज कर रहे हैं, तो मोदी खुद अपना रिटायरमेंट तय करेंगे। और जब वो रिटायरमेंट तय करेंगे, हो सकता है इस साल ही रिटायर हो जाएं, सितंबर 2025 में, जब वो 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने ही ये नियम बनाया था, घोषित नियम। और अगर 2025 में रिटायर नहीं हो रहे तो हो सकता है 2029 के बाद हो। जब भी मोदी रिटायर होंगे, वही अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे, सक्सेसर तय करेंगे। और उनका जो सक्सेसर है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो नंबर 2 ही हैं, अमित शाह हैं। यानी बीजेपी और देश की सत्ता गुजरात लॉबी के हाथ में ही रहेगी। यह है गुजरात लॉबी का प्लान। अब सवाल इस बात का है, क्या नंबर 3 योगी आदित्यनाथ नंबर 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे, नंबर 2 ही नंबर 1 को रिप्लेस करेगा? और अगर ऐसा है तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ को किनारे किया जा रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना जी? अब उनको लग रहा होगा कि योगी जी मजबूत हो रहे हैं, यूपी में दूसरा टर्म मिल गया, तो उनको निपटाने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, कहानी तो धीरे धीरे समझ में आ ही रही होगी आपको, सत्ता संघर्ष भी समझ में आ रहा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट का मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, तो कमेंट ज़रूर डालिएगा इस स्टोरी पर और इसको शेयर भी करिएगा। अब असली खबर पर आते हैं। असली खबर ये है कि ये बात एकदम 100% सही है
कि योगी को हटाने की तैयारी 4 जून के बाद ही शुरू हो गई थी। जिस दिन नतीजा आया था और बीजेपी जो यूपी में सपने देख रही थी 80 में 75 सीट लाने की, जब नतीजे खुले 4 जून को और यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, बुरी तरह हार हुई बीजेपी की, 33 सीटें मिली और वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आप कह सकते हैं जोड़ी ने कहर बरपा दिया। उसी दिन ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था योगी आदित्यनाथ को हटाने का, क्योंकि बीजेपी के जो थिंक टैंक थे, चाहे उसमें राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन के महामंत्री BL संतोष हों या फिर JP नड्डा हों या फिर अमित शाह हों या फिर मोदी हों या फिर बाकी जनरल सेक्रेटरीज हों, इनका यह मानना था कि अगर यूपी में झटका नहीं खाया होता, अगर यूपी में 60-65 सीट मिल जाती तो मोदी जी बैसाखियों पर नहीं आते। यानी कहीं ना कहीं योगी वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब योगी आदित्यनाथ को घेरने का ऐसा मौका अमित शाह को कहाँ मिलेगा जिसकी तलाश उनको थी। लिहाजा अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई कि यूपी की हार कैसे हुई। क्या ऐसा तो नहीं था कि मोदी जी को अल्पमत में लाने के लिए बीजेपी के अंदर ही कोई खेल रचा जा रहा था? और इसके लिए अमित शाह ने नड्डा के जरिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी चीफ चौधरी भूपेंद्र सिंह को तलब किया। बाद में मीटिंग भी हुई और चौधरी भूपेंद्र सिंह से पूछा कि हार का कारण क्या है, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके लाइए। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह भाई अमित शाह के ही आदमी हैं, तो ये एक रिपोर्ट तैयार करके लाए जिसके टारगेट पर योगी आदित्यनाथ, मैं बता रहा हूँ आपको 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, उसके आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी एकदम। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करने को अमित शाह ने कहा चौधरी भूपेंद्र से, जो रिपोर्ट JP नड्डा जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनके सामने रखी गई और जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है यानी पूरा संगठन जिनके हाथ में BL संतोष, इन दोनों के सामने रिपोर्ट रखी गई। अब ऐसा कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में बीजेपी के स्टेट चीफ चौधरी साहब ने ये पहली तोहमत लगाई कि साहब योगी सरकार ने बीजेपी के संगठन को यानी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी को सहयोग नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेशन नहीं हुआ, सरकार और संगठन का समन्वय नहीं था, जिसकी वजह से ये हार देखनी पड़ी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। दूसरा तोहमत जो लगा, ऐसा कहते हैं कि उनका ये कहना था कि साहब पहली बार सत्ता होते हुए, सरकार होते हुए बीजेपी के जो समर्थक थे, जो वोटर थे, कई कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर लिस्ट से उनके नाम उड़ा दिए गए, काट दिए गए। यानी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था, ऐसी पिक्चर बनाई जा रही थी योगी को टारगेट करने के लिए कि योगी के जो DM हैं, SDM हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया। और तीसरा बड़ा इल्ज़ाम जो लगा कि साहब ये जो ठाकुर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसके पीछे करणी सेना खड़ी हुई है, इन लोगों ने बीजेपी का खुलेआम विरोध किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और DM ने और SP ने इस तरह के विरोध प्रदर्शन होने दिए चुनाव के दौरान। कहीं ना कहीं इशारा ऊपर से था। तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इस रिपोर्ट में योगी की घेराबंदी की कि योगी की वजह से यूपी हारे और यूपी में जो बुरी हार हुई, 30-40 सीटों का नुकसान हो गया, उससे मोदी जी बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं ये खेल हुआ। और सबसे बड़ी बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह जो शाह के आदमी हैं, इन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। यानी कहीं ना कहीं ये बताया गया कि देखिए हम तो इस्तीफा दे रहे हैं योगी जी, अब आप भी दे दो। अब दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। हालांकि इस्तीफा उनका कबूल नहीं हुआ क्योंकि आदमी तो अमित शाह के ही थे, लेकिन टारगेट पे योगी थे। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि JP नड्डा, BL संतोष और अमित शाह, टॉप 3 लीडर्स, बीजेपी के टॉप 3 लीडर्स, ये वो उस रिपोर्ट के साथ मोदी जी के पास गए और मोदी जी को बताया उन्होंने कि साहब देखिए ये है हार का कारण। अगर यूपी में 60-65 सीटें आ गई होती तो ये बैसाखियां ना लगती। एक तरफ नीतीश की बैसाखी है, दूसरी तरफ नायडू बाबू की बैसाखी। आप बैसाखियों पर नहीं होते। अगर यूपी में हमने 60-65 सीटें हासिल कर ली होती, पिछली बार तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे यूपी में, 2014 में, 19 में हमने रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में भी तोड़े, 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ में भी अच्छा किया, बिहार में भी अच्छा किया, उत्तराखंड में भी अच्छा किया, हिमाचल में भी अच्छा किया। लेकिन यूपी की हार की वजह से मोदी जी आप अल्पमत में आ गए, बैसाखियों पर आ गए। अब मोदी जी भी कन्विंस होने लगे कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं योगी जी ने वाकई कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मसला था जो योगी जी को बचा ले गया। दरअसल मोदी अल्पमत में थे और सर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे।
मोदी जी को लगा कि कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र भी निकल गया और इधर योगी को भी हटा दिया तो वाकई कहर बरप जाएगा बीजेपी। इसलिए 5-6 महीने के लिए योगी को आप कह सकते हैं एक लाइफ लाइन मिल गई। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ को लाइफ लाइन तो मिल गई, लेकिन अमित शाह ने फिर दूसरा खेल कर दिया। उन्होंने हरियाणा में एक सरप्राइज दिया और आप कह सकते हैं कि एक हारी हुई बाजी जीत ली अमित शाह ने हरियाणा में। सरप्राइज दे दिया सबको, अमेजिंग विक्ट्री। और उसके बाद किसी तरह से, चाहे ईवीएम का खेल हो चाहे वोटर लिस्ट का खेल हो, मैं इतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में भी सबको चौंका दिया जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी तीनों को चित कर दिया और महाराष्ट्र भी जीत लिया। जहां 5 महीने पहले लोकसभा में चारों खाने चित गिर गई थी बीजेपी, वहां भी बड़ा सरप्राइज अमित शाह ने दिया। तो हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, लेकिन महाराष्ट्र जो जीता तब तक 23 नवंबर हो चुका था, यानी नवंबर दिसंबर। और योगी एक बार फिर लकी रहे, क्योंकि मोदी जी को लगा कि अगले महीने से कुंभ है, सबसे बड़ा इवेंट है बीजेपी का, मेगा इवेंट महाकुंभ। क्या महाकुंभ से पहले योगी को हटाना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? फिर लाइफलाइन मिली। अब दोस्तों महाकुंभ जब खत्म हो गया तो उत्तर प्रदेश में बजट सत्र शुरू होना था। बजट सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बजट पास करना है। तो साहब बजट सत्र के लिए अमित शाह रुके रहे, और जब बजट सत्र भी खत्म हो गया, महाकुंभ भी खत्म हो गया, तो फिर वो फाइल निकाली गई ऑपरेशन योगी की, और मोदी के टेबल पर फिर फाइल को रखा गया कि साहब देखिए आप किस वजह से हारे हैं। बैसाखियाँ ये उत्तर प्रदेश की वजह से मोदी जी आपको मिली हैं नसीब में। और तब ये डिसाइड किया गया कि भाई कहीं ना कहीं योगी जी को के साथ कुछ अकोमोडेट किया जाए। अब मोदी के पास 2 विकल्प थे, ऐसा बीजेपी के इनसाइडर्स कहते हैं। 2 विकल्प क्या थे? एक कि योगी को दिल्ली बुला लिया जाए, दिल्ली बुला लिया जाए और उनको कृषि मंत्रालय की तरह कोई रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, कोई बड़ा मंत्रालय दे दें और उनको शिवराज सिंह चौहान की तरह अकोमोडेट एडजस्ट कर दिया जाए दिल्ली में। और दूसरा विकल्प यह था कि अगर योगी को अकेले हटाएंगे तो बवाल होगा, क्योंकि भाई प्रचंड हिंदुत्व के प्रतीक हैं। संभल की मस्जिद को बाबरी मस्जिद जो आदमी बना रहा हो और पूरे देश में जो है वो हिंदुत्व का एक प्रचंड हिंदुत्व की आग लगा रहा हो, ज्वाला लगा रहा हो, उसको ऐसे हटाना ठीक नहीं होगा, ये सोचा गया। तो ये एक विकल्प, जो सेकंड विकल्प था वो ये था कि साहब अगर हटाना है तो तीनों को हटा दीजिए, चीफ मिनिस्टर को भी हटाइए, दोनों डिप्टी सीएम जो अमित शाह के आदमी हैं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, इनको भी हटाइए। अभी जो डिप्टी सीएम और सीएम वाली थ्योरी है, इसके पीछे लॉजिक ये था, ऐसा कहते हैं कि भाई जब दोनों डिप्टी सीएम भी हटेंगे, सीएम भी हटेंगे, तीनों ही हट जाएंगे, तो योगी जी के पास एक मॉरल स्टैंड नहीं रहेगा। अगर अकेले हटाएं तो योगी कह सकते हैं कि साहब हमें टारगेट किया जा रहा है, जब तीनों को ही हटा देंगे तो योगी का जो स्टैंड है थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। अब अमित शाह चाहते थे कि साहब जल्दी से इस ऑपरेशन को किया जाए, क्योंकि 6 महीने बाद अगर योगी को हटाते हैं, अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि साल भर के बाद उत्तर प्रदेश में 2027 का सबसे बड़ा चुनाव है विधानसभा का। तो साल भर पहले तो आप हटा नहीं सकते, आप नए मुख्यमंत्री को भी टाइम देंगे। तो यही समय है, सही समय, ये कम्युनिकेट एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को हुआ।